नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। हमारे लिए गाय बहुत महत्वपूर्ण है। हमने गाय को माता का स्थान दिया है। ये हमारी अस्मिता से, हमारी धर्म संस्कृति से जुड़ी हुई है। गाय को हमने गंगा के साथ में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। लेकिन आज देखने में आ रहा है कि हमारी बहुत सारी गाय, पूरे देश की बात की जाए तो ये अध्ययन बताते हैं, ये हमारे परीक्षण बताते हैं कि 65 से 70 लाख गायें बेसहारा सड़कों पर घूमने में विवश हैं। अकेले मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश सरकार का ही कहना है कि 8.5 लाख से 9 लाख की गायें हमारी सड़कों पर विचरण करने पर बेसहारा घूमने पर विवश हैं। उत्तर प्रदेश की समस्या तो और भी अधिक है। और ये गाय बेसहारा इसलिए हैं कि इनके मालिक को उन्होंने छोड़ दिया है। ये अनुपयोगी हो गई हैं, ये दूध नहीं देती, इसलिए भार बन गई हैं। और हमारे बहुत सारे गौपालक मित्र हैं, बहुत सारे गौशाला चलाने वाले मित्र हैं जो गौशाला के कार्य में बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्तर से लगे हुए हैं। तो मैं उन लोगों को एक एक मार्ग बताना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारे पास साधन है। क्योंकि हमारी गाय इसलिए दूध नहीं देती, इसलिए अनुपयोगी हो गई है कि पिछले शायद 150-200 सालों से वो उपेक्षा का शिकार हो रही है। ना तो उसको संतुलित पोषक आहार मिल पा रहा है, ना उसकी सही तरह से परवरिश हो पा रही है, ना उसको जंगल उपलब्ध हो रहे हैं, ना अब उसको जो चारागाह होते थे वो उपलब्ध है। तो आजकल की गाय जो है वो कूड़े करकट पर जीवन यापन करने पर विवश है। इसीलिए हर रोज लाखों की संख्या में गाय पॉलिथीन खा के अकाल मृत्यु के शिकार भी हो रही है। ये भी एक दुखद कष्ट है। और गौशालाओं में, गौसंरक्षण के केंद्रों में ऐसी गाय ज्यादा आती है, या तो प्लास्टिक खा के बीमार पड़ गई हैं या एक्सीडेंट का शिकार हो रही हैं। सड़कों पर ये बेसहारा गाय, जब बारिश हो जाती है, गीली मिट्टी हो जाती है, बैठने की जगह नहीं मिलती तो सड़कों पर बैठ जाती है। क्योंकि गाय सामाजिक जीव है। सामाजिक जीव का अर्थ है कि झुंड में चलने वाला जीव है। तो एक जगह 10, 20, 50 गाय एक साथ इकट्ठे चलती हैं। रात को दिखाई नहीं देता तो दुर्घटना का शिकार भी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। और ऐसी गायों को फिर उसी हालत में बहुत सारे हमारे मित्र हैं गौशालों को छोड़ देते हैं। वैसे अब कुछ लोगों ने अस्पताल ही बनाना शुरू कर दिया है। तो वहां पर ऐसी जो दुर्घटनाग्रस्त गाय पहुंचती हैं, कुछ पॉलिथीन खाने के कारण बीमार पड़ जाती हैं। और यदि मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो 8.5-9 लाख गायों में से 15% ऐसी गाय हैं जो अभी प्रजनन के तीव्र स्तर पर हैं। 10 से 15% तो उसमें बच्चे हैं जो अभी वयस्क भी नहीं हो पाए। 15 से 20% उसमें वृद्ध गाय हैं। 15 से 20% गाय ऐसी हैं जो अनुपयोगी हैं, दूध देने योग्य नहीं है, बांझ हो गई हैं। कुछ कारण हैं, लेकिन मैं एक रास्ता बताना चाहूंगा। मैं एक बताना चाहूंगा कि जो मित्र गौपालन में लगे हैं, मेरा ये अनुसंधान है, मेरा ये खोज कार्य है कि यदि हम ऐसी अनुपयोगी गायों को, इन बेसहारा गायों को, सामान्य जो हम रोटी देते हैं, गुड़ देते हैं, उनकी जगह यदि इनकी सही रूप से सदुपयोग से सेवा करें तो इन्हें हम जीवन यापन के योग्य बना सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर गाय ऐसी हैं जो कुपोषण का शिकार है, जिनके अंदर कई पोषक तत्वों की कमी है। विटामिन के रूप में देखा जाए कि अधिकांश गाय ऐसी हैं जिनके अंदर विटामिन ए की कमी है, विटामिन डी की कमी है, विटामिन ई की कमी है, दूसरी विटामिन की भी कमी है, बी कम्प्लेक्स की तो है ही कमी। ये ऐसी विटामिन है जिनकी कमी नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए उनकी फर्टिलिटी पर असर हो रहा है, उनकी आंखें कमजोर हो रही हैं, वो दुर्लभ हो रही हैं। इतना ही नहीं, अधिकांश गाय ऐसी हैं जिनके शरीर में ना कैल्शियम है, ना फास्फोरस है, ना जिंक है, ना मैग्नीशियम है, ना आयरन है। ये पोषक तत्व भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चारे की बात की जाए तो चारे की परंपरा हमने पता नहीं कब से, हमारे जो विद्वान जन रहे हैं, हमारे जो हमें मार्गदर्शन देने वाले जो लोग रहे हैं, वो कहते हैं गाय को कुछ नहीं चाहिए, गाय व्यर्थ खाती है, बेस्ट देती है। गाय को कूड़ा कचरा जो भी आपका रसोई का हो, घर का हो, कहीं का हो, डाल दो, उसी से वो भरपूर मात्रा में दूध देने में सक्षम है। लेकिन यथार्थ में ऐसा नहीं है। गाय को भी पोषक तत्वों की जरूरत रहती है। और यदि हम गाय को सही चारा दें, सही आहार दें, तो उसके स्वास्थ्य में बदलाव आता है। वो सामान्य
अपनी गतिविधियां कर पाती है, वो उपयोगिता सिद्ध कर देती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि हरा चारा, सूखा चारा, खली आज तो उसको दे ही दें। इसके अलावा उसकी जो पोषक तत्व संबंधी जो कमियां हैं, जो कुपोषण की शिकायत है, उसको दूर करने के भी प्रयास करें। तो उसके लिए आप चाहो तो एक मिनरल मिक्सचर दे सकते हैं, सहजता से हर जगह मिल जाता है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। उस मिनरल मिक्सचर को हम CR एस के नाम से पुकार सकते हैं। ये सहजता से हर जगह मिल जाता है। चिलिटेट रेमनिक्स और ये शक्ति के नाम से ये उपलब्ध है। इसमें हर पोषक तत्व है। इसमें विटामिन ई भी है, ए भी है, विटामिन डी भी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन ई की कमी से वैसे इम्यूनिटी घट जाती है। इसमें मिनरल्स की बात की जाए तो कई ऐसे मिनरल्स हैं जो चिलेटेड फॉर्म में। चिलेटेड फॉर्म का अर्थ है कि वो मिनरल्स सेवनकर्ता के शरीर में अवश्य प्रयोग होते हैं, वेस्ट नहीं जाते, अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो चिलेटेड रूप में इस मिक्सचर में कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, मैग्नीज है। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इसके अलावा इस मिक्सचर में जिंक भी है, आयोडीन भी है, कोबाल्ट भी है, मैग्नीशियम भी है। ये ऐसे पोषक तत्व हैं जो प्राणी को जो सेवन करता है उसके शरीर की सभी जैव रासायनिक क्रियाओं को सामान्य स्तर पर ले आते हैं। इसीलिए ऐसा माना गया है, देखा गया है, परीक्षणों में सिद्ध हुआ है कि यदि हम एक वयस्क गाय को प्रत्येक दिन उसके चारे के साथ में CRS मिनरल मिक्सचर का सेवन कराते हैं तो उसके वजन में वृद्धि होने शुरू हो जाती है, उसकी भूख खुल जाती है, वो अच्छे से अपने चारा को पचा पाती है। वजन के साथ में उसके शरीर पर एक शाइनिंग आनी शुरू हो जाती है, उसकी जो सकारात्मकता है बढ़ जाती है। और यदि उसमें हीट की समस्या रही है, वो गर्मी में नहीं आ पा रही है या गर्भ धारण करने की उसमें परेशानी खड़ी हो रही है, तो जब हम CRS का नियमित रूप से कुछ दिन सेवन कराते हैं तो उसकी ये समस्या भी दूर हो जाती है। उसके वजन में तेजी से वृद्धि होती है, उसकी हड्डियों का विकास बढ़ जाता है। और यदि CRS मिनरल मिक्सचर का हम जो बछड़ी हैं उनको 10 से 15 ग्राम की मात्रा में नियमित रूप से उसके चारे के साथ प्रयोग कराएं तो आप देखें जो अबेसारा हैं, जो आपके लिए भार बन गए, जो उपयोगी नहीं है, वही आपके लिए उपयोगी साबित होती है। कि जब आपकी बछिया वयस्कता प्राप्त करेगी, 200-250 किलो के आसपास वजन को ग्रहण कर लेगी, तो वही अपनी माँ से ज्यादा श्रेष्ठ भी साबित होगी। क्योंकि आप जब नियमित रूप से इस मिनरल मिक्सचर का प्रयोग अपनी गाय की बछड़िया को कराएंगे तो उसके अंदर दुग्ध जो दूध पैदा करने की क्षमता बढ़ेगी, वो समय से हीट पे आएगी, गर्भ धारण करेगी और स्वस्थ बछड़ी को जन्म देगी। वैसे आजकल आप समझ सकते हो कि हर गाय की नस्ल है, उसका आपको सॉलिड सीमेंट उपलब्ध है। आप अच्छी जो जिस नस्ल की बछिया है उसी नस्ल का अच्छा सीमन ले लीजिए, अपनी गाय की बछड़ी में समय के अनुसार जब वो हीट पे आ जाए वहाँ स्थापित करिए। वैसे यदि हीट में आने में विलम्ब हो रहा है या हीट में आती तो है, साइलेंट हीट है, पता नहीं लग पाता है, क्योंकि ये समस्या भी रहती है। लेकिन इस मिलन मिक्सचर के प्रयोग से साइलेंट हीट की समस्या भी समाप्त हो जाती है। गाय के साथ तो ये समस्या ज्यादा देखी जाती है। गाय की प्रवृत्ति ऐसी है कि आधी गाय में जब वो हीट पे आती है तो जो रक्षक है उसको पता ही नहीं चल पाता है। इसीलिए ऐसे यहाँ गाय हैं वहां पर हम एक रंदी भी रखते हैं जो उसकी गंध को, उसकी हाव भाव को पहचान कर सूचना दे देता है कि ये गाय हीट पर है। तो उसको आप क्रॉस करा सकते हैं, प्राकृतिक रूप से भी करा सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक रूप से हम जो बच्चिया है जो उसकी माँ के पेट से जन्म लेने वाली है उसकी गुणों में वृद्धि नहीं कर सकते। तो कुछ वैज्ञानिक पुट भी अपनाने की आवश्यकता है। सिर्फ सिर्फ एक मार्ग को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हम अपने अपने साथ भी तो ऐसे ही करते हैं। हम अपने बच्चों को भी पौष्टिक आहार देते हैं। यदि यदि एजुकेशन दिलानी है तो अब आवश्यकता के अनुसार उन्हें कोचिंग भी दिलाते हैं, ट्यूशन भी दिलाते हैं। आजकल तो बहुत सारे लोग अपने बच्चों को स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं तो उनको स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग भी दिलाते हैं। उनकी उनकी जो कुछ जो उनकी एक्टिविटीज हैं उनमें उसकी रुचि पैदा करने के लिए
उनमें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी हम प्रयास करते हैं। तो यही सोच रहे हैं कि गाय भी हमारे परिवार का सदस्य है, उसके प्रति भी हम सचेत हो जाएँ, उसके प्रति भी अपनी कुछ ज़िम्मेदारी को समझें। तो उसके आहार के साथ में, उसकी पौष्टिकता के साथ में, उसकी पोषक तत्व संबंधी ज़रूरत के साथ में, उसके गर्भ से जो बछिया जन्म लेने वाली है, मैं बछिया का बार-बार इसलिए उल्लेख करता हूँ कि आज हमारे पास सेक्स सॉर्टेड सीमन है। इससे 80 से 90% संभावना रहती है कि गाय के पेट से जो बच्चा जन्म लेगा, उसके 90% चांस है कि बछिया ही होगी। और यदि हमने अच्छा बीज रखवाया है, तो उसकी जो क्वालिटी है, उसकी गुणवत्ता है, माँ की तुलना में बेहतर होगी। तो इससे हम जो बेसहारा गाय सड़कों पर घूमती हैं, जो लोगों के लिए अब बोझ बन गई हैं, उनको उपयोगी बना सकते हैं। उनके गर्भ से, उनके पेट से अच्छी उत्तम किस्म की बछिया को जन्म दे सकते हैं। यदि आप गाय की सेवा में रुचि लगते हैं, तो शाश्वत प्रायोगिक कार्य भी करिए, जिससे आपका बोझ घटे, आप गाय को सकारात्मक रूप देख सके, आप लोगों के सामने एक उदाहरण पेश कर सकें। तो ये ज़्यादा खर्चा तो है नहीं। बीमार गाय को रखना भी आपके लिए, मैंने देखा है कि यहाँ पर जिन गौशालाओं में बीमार जो पॉलीथीन से ग्रसित गाय रखी जाती हैं, उनमें से हर साल, हर रोज 100 पे कम से कम 10-12% गायों का आंकड़ा है कि मृत्यु का प्राप्त हो जाती है, अकाल मृत्यु का शिकार बनती है। इसीलिए हर साल हम देखने में आया है कि 1.5 से 2 लाख गाय अकाल मृत्यु का शिकार इसलिए बन जाती है कि उनके पेट में पर्याप्त पॉलीथीन है, तो पॉलीथीन खाने को मिलता है हमें। तो मेरा ये आपसे अनुरोध है कि यदि आप गौपालन के कार्य में लगे हैं, तो बेसहारा कारों पर अपनी दृष्टि बदलिए, उनको उनको उनकी सेवा में अपने थोड़ा सा परिवर्तन लाइए। उनके चारे की व्यवस्था तो आपको यथार्थ हो ही जाएगी, क्योंकि आप तो अभी भी सेवा में लगे हुए हैं, चारा में लगे हुए हैं, दवाई में लगे हैं, खुराक में लगे हुए हैं। तो आप इसके साथ में एक थोड़ा सा रूप बदल लीजिए कि जो भी बेसहारा गायें, स्वस्थ गायें, बछियां हैं या बूढ़ी हैं, या इनके अंदर अभी सामर्थ्य है बच्चा देने की, तो उनकी सही परवरिश करिए, उनको सही चारा दीजिए। चारा समान रूप से भी दे सकते हैं, साथ ही उनकी जो पौष्टिक संबंधी जो जरूरत है उनको पूरा करिए, कि अधिकांश गाय तो पौष्टिकता का शिकार है। वैसे मैं तो ये भी कहूंगा कि जब भी गाय की आप सेवा करने का प्रथम कदम उठाएं, तो उसे तत्काल डिवार्मिंग की टैबलेट भी दे दें, बोलस दे दें, क्योंकि अधिकांश गायों के अंदर पॉलिथीन ही नहीं है। उनके अंदर कई तरह के रोग कारक जीवाणु भी हैं और रोग कारक कीट भी हैं, आंत कृमियों का संक्रमण भी है। तो जैसे ही आप डिवार्मिंग कराएंगे, उसकी भूख भी सामान्य होगी, गोबर से बदबू जो आ रही है वो दूर होगी, उसकी शरीर पर शाइनिंग आनी, और साथ ही चारे के साथ में आपने, उसकी खुराक के साथ में आपने जो मैंने मिनरल मिक्सचर बताया है उसका प्रयोग करा सकते हैं। तो आप CRS मिनरल मिक्सचर का, यदि भैंस गाय है, इसका वजन 200 किलो से ज़्यादा है, 250 किलो से ज़्यादा है, तो उसे 50 ग्राम प्रतिदिन चारे के साथ में इसका सेवन करा सकते हैं। यदि उसका वजन कम है, या फिर अभी बछिया है, बछड़ा है, इसका वजन 100 किलो से ऊपर हुआ है, 100 किलो से नीचे है, तो उसको प्रत्येक दिन 10 से 15 ग्राम के आसपास आप ये मिनरल मिक्सचर दें। इसके सेवन से उसके शरीर पर शाइनिंग आएगी, वजन बढ़ेगा। जब वो सामान वजन को ग्रहण कर लेगी बछिया, तो उसमें हीट में आने के सिम्टम भी बढ़ जाएंगे। यदि गाय में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या है कि बार बार वो रिपीट कर जाती है, बच्चे धारण करने की सामर्थ्य नहीं है, तो उसकी ये समस्या भी दूर हो जाएगी। और यदि आपकी बछिया आप अपना वजन ग्रहण कर पाई है, वो 200 किलो से ऊपर हो गई है, और अभी भी हीट पे आने के सिम्टम नहीं दे रही है, तो आप रिसेप्टर, या आप उनको उसको रिसेप्टर जैसा या बैटमेट जैसा इंजेक्शन दे सकते हैं। इसके माध्यम से आप देखेंगे कि वो हफ्ता 10 दिन में हीट पे आ जाएगी। लेकिन एक समस्या आपने अनुभव की होगी, गुण देखा होगा, जर्सी गाय तो कभी भी हीट पे आ जाती है। भैंस जैसे सर्दियों के दिनों में जब रातें लंबी होती हैं, दिन छोटे होते हैं, रातें ठंडी होती हैं, अंधेरा रहता है, तभी हीट पे आती है। तो ज़्यादातर भैंस की हीट पे आने की जो समय चक्र है, वो सर्दियों का रहता है। सर्दियों से पहले
बच्चा देती हैं, सर्दियों पे हीट पे आती हैं, गर्भ धारण करती हैं, लेकिन गाय के साथ इसका थोड़ा अलग है। गाय हमेशा गर्म ऋतु में हीट पे आती है, तो जैसे ही मार्च अप्रैल के महीने की शुरुआत होती है, आप देखते हैं गायों में बदन चक्र शुरू हो जाता है। वो हीट पे आने के संकेत देना शुरू कर देती हैं। गर्म तो और और गाय का जो बच्चे देने की प्रवृत्ति है वो भी लगभग इसी के आसपास है। तो यदि गाय अक्टूबर नवंबर में बच्चा देती है तो दूध भी अच्छा देती है। गर्मी में दूध की मात्रा घट जाती है। तो आप जो रिसेप्टल है, बैटमैट जैसे इंजेक्शन है, वो भी आप दे सकते हैं। तो गाय आपकी सही समय है तो 10-15 दिन में हीट पे आ जाती है। लेकिन आप जो CRS मिक्सचर है वो नियमित रूप से देते हैं, उससे उसकी हेल्थ में सुधार होगा। यदि वो दूध देने की अवस्था में दूध की वृद्धि होगी, दूध में फैट की मात्रा भी बढ़ जाएगी, उसकी शरीर पर शाइनिंग आ जाएगी। यदि किसी तरह की त्रुटि है तो वो भी दूर हो जाएगी। मैंने देखा है कि बहुत सारे गायों के शरीर पर खुश्की आ जाती है, कई तरह के रोग बार बार आक्रमण करना शुरू हो जाते हैं, या चलने फिरने में दुविधा हो जाती है, हड्डियां उसका काल पंजर जैसा दिखाई देने लगता है। तो इस मिक्सचर के माध्यम से उस शरीर में कैल्शियम की आपूर्ति हो जाती है, फास्फोरस की आपूर्ति हो जाती है, और जिंक तो हमारी तरह गाय के लिए बहुत आवश्यक है, जिसकी रिप्रोडक्शन सिस्टम पर सीधा असर करता है। तो यदि उसके पेट में शिशु का पालन पोषण हो रहा है तो उसकी वृद्धि अच्छी होती है, और उसके गुणों में वृद्धि होती है। यदि वो अभी हीट पे नहीं आई है तो हीट पे आने के संकेत देने लग जाती है। तो आप इसका नियमित रूप से प्रयोग करिए। ये गाय की विशुद्ध सेवा है। गाय की सेवा सिर्फ सुबह प्रातः काल एक रोटी निकालने से नहीं है कि आपने गाय को एक रोटी निकाल दी। वो रोटी वो सम्मान है, उसकी आहार व्यवस्था नहीं है। गाय को रोटी, अनाज या गुड़ उसका आहार नहीं है। गाय का आहार तो वही चारा है, हरा चारा है, सूखा चारा है, खली है। लेकिन ये सामान्य गाय की बात है, जिस गाय पे आशा करते हैं कि वो दूध की मात्रा को बढ़ाएगी, क्योंकि हमने इसी इसी अज्ञानता में, इस ज्ञान में हमने गाय की उपेक्षा करनी शुरू कर दी। आप इतिहास की किताब उठाइए, हमने तो उस पर काफी अध्ययन किया है। मैं तो अध्ययन बहुत करता हूँ। और गाय को लेकर मैं पिछले 7-8 सालों से बहुत गहराई से इस पर लगा हुआ हूँ। तो मैं अब पहले भी मैं गाय पर करता था, बहुत कम वीडियो डालता था, लेकिन फिर दोबारा से डालना शुरू कर दिया। तो आप देखिए 150-200 साल पहले हमारे यहाँ गायों की जो शारीरिक कद काठी थी, आज की तुलना में 2 गुना थी। इतिहास की पुस्तकें पढ़ लीजिए, उसमें हाथी के समान गायों की संख्या बताई गई है। वो भरपूर मात्रा में दूध भी देती थी। नस्ल, जिन गायों की नस्लों की बात आज हो जाती है, हमारे देश में ऐसी कोई नस्ल नहीं होती थी। गायों की नस्लों का विभाजन तो 1855-56 के आसपास अंग्रेज वायसराय ने शुरू किया। उससे पहले हमारे यहाँ गाय को गाय के नाम से जाना जाता था। और गाय जो रखते थे, क्योंकि जैसे कि आज हमारे समय में अखाड़े होते हैं, आज भी बहुत सारे लोग घोड़े रखते हैं, कुछ कुत्ते रखते हैं, कुछ दूसरे पशु रखते हैं, तो उनका संवर्धन करते हैं, उनकी नस्ल वृद्धि करते हैं। ऐसे उस समय हमारे बहुत सारे लोग होते थे, बहुत सारे राजे रजवाड़े थे, जमींदार थे, गाय रख के गाय की नस्ल में सुधार करते थे। इसीलिए हमारे यहाँ पशु मेले का प्रचलन शुरू हुआ। तो पशु मेले में जाकर अच्छी नस्ल का, उत्तम नस्ल की गाय लेके आए थे, रंडी लेके आते थे, बैल लेके आते थे, और अपनी जो नस्ल तैयार की है उसकी प्रदर्शनी करते थे, दूसरे उसको खरीदते थे, कि नस्ल सुधार का कार्य भी चलता रहता था। और ऐसे आज से 150-200 साल पहले हमारे देश में कम से कम 500-700 ऐसे केंद्र थे। जैसे आज अखाड़ों में पहलवान तैयार किए जाते हैं, तो वो पहलवान उस अखाड़े के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे ही हमारी गाय उस क्षेत्र से जाने जा गई, यहाँ उनके संवर्धन की सुविधाएं थी, उन संवर्धन के प्रयास वहाँ के जिम्मेदार लगे हुए थे, पशुपालक लगे हुए थे। तो मेरा अर्थ यही है कि यदि आप पशुपालन को, गाय की सेवा को एक उद्देश्य बना चुके हैं, तो उस उद्देश्य में थोड़ा सा बदलाव करिए, गाय को उपयोगी बनाइए। जो गाय बेसहारा घूमती हैं, उनको सिर्फ आप गौशाला तक सीमित मत रखिए, उसे उसकी उपयोगिता जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसके योग्य बनाइए। उसको स्वास्थ्य रक्षा के साथ में उसके गुणों की वृद्धि के प्रयास भी कीजिए, और उनको अच्छा चारा दीजिए, उन्हें उन्हें गर्भाधान की प्रक्रिया से गुजारिए, वो दूध दें, लोगों के लिए उपयोगी बने, लोग उसको रखना शुरू करें, और बेसहारा छोड़कर उन्हें एक्सीडेंट के लिए
विरत ना करें, क्योंकि उनके एक्सीडेंट से इनके स्वास्थ्य पर तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, लोगों पर भी असर पड़ता है। तो इसी कारण से हर रोज पूरे देश में सैकड़ों गायें अकाल मृत्यु के शिकार बन जाती हैं, कहीं पैर टूट जाते हैं, किसी का कुछ टूट जाता है। हर शहर में ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं, खास करके बरसात में, सर्दियों में तो अक्सर ये सुनने को मिलता है। कई बार तो गाय भूल बस किसी जगह गिर जाती हैं, किसी पोखर में, किसी कुएं में, किसी ऐसी जगह फंस जाती हैं, वहीं मर जाती, सड़ जाती हैं। तो मेरा अनुरोध है, यदि गौ पालन के आप कार्य में लगे हैं तो कुछ उसका सकारात्मक पहलू भी लेके चलिए। धन्यवाद मित्रों।